मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद स्टडी पॉइंट पर। तो प्यारे साथियों, आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंसेप्ट वाइज प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। रट्टा किसी क्वेश्चन पर नहीं मारेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो एक एक क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो ITI लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो JEE लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन लेंगे हम सेलेक्टेड लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन हम जो एग्ज़ाम में आए हैं क्वेश्चन उनको लेंगे। ठीक है, उनका सॉल्यूशन कंसेप्टली तौर पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि रट्टा मारेंगे ऐसी क्वेश्चन का बस याद कर लिया। याद करने इलेक्ट्रिकल कभी भी प्यारे साथियों ऐसा नहीं है कि रट्टा मार लिया और इलेक्ट्रिकल चल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो चलती है वो कंसेप्ट पे चलती है, वो किसी एक पर्टिकुलर बुक पर निर्धारित नहीं है। वो हमेशा कंसेप्ट फॉर्मूलों पर और जो कंसेप्ट है हमारे डेरिवेशन उसके अकॉर्डिंग ही हमारी चलती है। तो सर्किट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो भी प्रत्येक क्वेश्चन आएगा उसका प्रॉपरली तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक, और इसका आंसर क्या आएगा। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन क्या है, एक प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणांक किसका अनुपात होता है। तो रेशियो पूछा प्यारे साथियों, क्या पूछा, रेशियो क्या होगा, फॉर्म फैक्टर बराबर। ठीक है, तो रेशियो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए प्यारे साथियों रूप गुणांक क्या होता है, फॉर्म फैक्टर। तो प्यारे साथियों फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। प्यारे साथियों एवरेज वैल्यू वो किसी की भी हो सकती है, हमारी एवरेज वैल्यू वोल्टेज की भी हो सकती है और एवरेज वैल्यू हमारी करंट की भी हो सकती है। RMS वैल्यू हमारी करंट की भी हो सकती है और RMS वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, वोल्टेज की भी हो सकती है। अब प्यारे साथियों हमें ये पता होना चाहिए कि RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर से मतलब होता है, मीन्स होता है इसका कि अगर हमारे घरों के अंदर 240 वोल्ट सप्लाई आ रही है, ठीक, यदि मैं 240 वोल्ट की क्या पूछूं, RMS मान पूछता हूँ, यदि मैं इसका RMS मान पूछता हूँ, RMS वैल्यूज़ अगर पूछता हूँ, तो RMS वैल्यू का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव का मतलब जब हम RMS वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्टिव वैल्यूज़ हमें मिलेगी, कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे उसके अंदर, और क्या मिलेगी, 240 की बजाय हमें 230 232 इतनी हमारी क्या मिलेगी, RMS वैल्यू मिलेंगी। किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्यूशन भी करेंगे, हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी इफ़ेक्टिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने सभी ने पढ़ा भी होगा कि फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्म फैक्टर बराबर होता है हमारा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो प्यारे साथियों ये हमारा क्या है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो ITI लेवल का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो JEE लेवल का एग्ज़ाम हो, वो कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ठीक है, और फॉर्म फैक्टर की वैल्यूज़ कितनी आती है हमारी AC के लिए, फॉर्म फैक्टर की वैल्यूज़ क्या आती है हमारी 1.11, ये हमारा फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आती है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये भी एक करेक्ट आंसर हमारा
बनता है। और आप वेरीफाई करके लाते भी होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में जो भी हम बुक पढ़ते हैं उसमें हम फॉर्म फैक्टर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं 1.11। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों RMS मान अपॉन औसत मान, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, F बराबर पर RLC का मतलब होता है प्यारे साथियों R, L और C। R का मतलब होता है रजिस्टेंस से, L का मतलब होता है इंडक्टेंस से और C से मतलब होता है कैपेसिटेंस से। ठीक है, श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज में। जैसे अब हम श्रृंखला का RLC का मतलब होता है RLC, R सीरीज में लगाएंगे, फिर L लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, C लगाएंगे। ये हमारा क्या है, RLC बन जाएगा। ये हमारा R है, ये L है और ये C है। ठीक, यदि हम इसको जोड़ना चाहते हैं किसी भी सर्किट से, किसी भी वोल्टेज सोर्स से, तो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं इसको इस तरीके से, प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा वोल्टेज। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारी करंट क्या है, I है। अब ये तीनों ही हमारे एलिमेंट्स क्या हैं, पहला एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट्स, ये हमारे तीनों ही क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो प्यारे साथियों, श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर करंट का मान तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप तीनों के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, अलग अलग होगा। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अलग अलग होगा, कुछ ना कुछ वो अपने वोल्ट ड्रॉप करेगा अपने एक्रॉस में, तो वोल्टेज ड्रॉप तीनों में अलग होगा। तो ये कह रहा कि ये श्रेणी का मतलब सीरीज कनेक्शन है। RLC, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है, L का मतलब इंडक्टेंस होता है और C का मतलब कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक बेसिक सर्किट बन गया RLC श्रेणी क्रम का। अब वो कह रहे हैं कि परिपथ की शक्ति गुणांक पर संचालित होता है, तो ये कह रहा है किस शक्ति गुणांक पर ये संचालित होता है। ठीक है, F बराबर इतने पर। तो प्यारे साथियों, जब हमारा पावर फैक्टर का मान 1 होता है, ठीक, कोस फाई बराबर 1 होता है। ठीक, दूसरा ये कह रहे हैं कि फ्रिक्वेंसी, अब आपने ये पढ़ा होगा अनुनाद की स्थिति पढ़ी होगी आपने, कंडीशन। अनुनाद का मतलब होता है रेजोनेंस कंडीशन, ये पढ़ा हो। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब होता है प्यारे साथियों XL बराबर XC। ये श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है, XL बराबर XC होता है। ठीक है, अब हमें चूंकि यहाँ पता होना चाहिए XL बराबर होता है प्यारे साथियों 2πfL। ठीक, और XC बराबर होता है हमारा, XC बराबर क्या होता है, 1/2πfC, ये होता है। जहाँ पर हमारी F फ्रिक्वेंसी है, L क्या है, यहाँ पर इंडक्टेंस है, यहाँ पर C क्या है, कैपेसिटेंस है, और ये यहाँ पर F क्या हमारी फ्रिक्वेंसी है, और XL मैंने बताया था क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और XC क्या है हमारा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, अब देखते हैं XL बराबर क्या होता है, XC होता है। अब हमें पता है XL बराबर क्या होता है, देखो यहाँ से देखते हैं, XL बराबर XC होता है। ठीक, XL की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 2πfL, और यहाँ पर रखते हैं XC बराबर होता है 1/2πfC। ठीक है, अब प्यारे साथियों F को इधर ले जाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F² हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1/2π यहाँ पर है पहले से ही, और एक 2π यहाँ चला जाएगा तो 2π² आ जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार यहाँ से F तो इधर चली गई, ये F इधर आ गया, तो यहाँ पर L इंटू सी हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एफ स्क्वायर है, यदि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, सब पे क्या आ जाएगा हमारा, रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई यहाँ पर देखिए अंडर रूट में रबर कहाँ गई भाई, ये है रबर, देखो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एफ स्क्वायर था और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/2 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। ठीक, अब यहाँ से एफ से रूट हटाएंगे तो इस सब पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 पाई स्क्वायर इंटू एल सी। ठीक है, अब एफ बराबर यहाँ से इसको 2 पाई स्क्वायर है तो 1 पाई क्या आ जाएगा हमारा, बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई रूट एल इंटू सी, ये आ जाएगा प्यारे साथियों इस तरीके से। ठीक है, तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम में जो अनुनाद की कंडीशन आती है एक्सएल बराबर एक्सी से फाइंड आउट करके हमने क्या निकाल ली, एफ की वैल्यू निकाल ली, वही पूछ रहे हैं वो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक शुद्ध रूप से प्रेरणिक परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है, शुद्ध गुणांक शून्य। अब देखो दो कंडीशन बनती है, एक होता है हमारा रजिस्टिव सर्किट, एक होता है हमारा कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो यहीं पर हम समझाते हैं पहले रजिस्टिव सर्किट आर के बारे में। ठीक, अब ये देखो हम साइन वेव बनाते हैं प्यारे साथियों, ये इस तरीके से, ये 0 है, रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू ये क्या है हमारी, V की वैल्यू है। इसी प्रकार अब रजिस्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज होता है उसी डायरेक्शन सेम फेस में हमारी करंट भी मिलती है। तो सेम फेस का मतलब ये है कि उसी फेस में हमारी करंट मिले, तो ये हमारी I की वैल्यू है। ठीक है, तो सेम फेस में रजिस्टिव सर्किट के अंदर सेम फेस में वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम फेस में, हमारी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फेस होगा वो समान होगा प्रत्येक क्षण। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्टिव सर्किट के बारे में। अब प्यारे साथियों अब देखो इंडक्टिव एल के बारे में बात करते हैं। इंडक्टिव, तो यदि हम इंडक्टिव के लिए बनाते हैं ये साइन वेव, तो वोल्टेज की वैल्यू ये है। ठीक है, ये क्या हमारा वोल्टेज है 0 से। अब ये बात कह रहे हैं, देखो यहाँ पर शुद्ध रूप से प्रेरणिक परिपथ में, तो इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस के केस में कि करंट का मान क्या मिलेगा, 90 डिग्री पीछे मिलेगा। तो 90 डिग्री पीछे का मतलब प्यारे साथियों यहाँ से है, ये इस तरीके से चलेगी, ये मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर वोल्टेज, और करंट का मान क्या मिलेगा यहाँ पे प्यारे साथियों 0 मिलेगा। इसका मतलब कम मिलेगा, है ना, मिनिमम, और यहाँ पर वोल्टेज क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इस तरीके से हमारी ये इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ेगी, ये हो जाएगा हमारा इंडक्टर का केस। अब प्यारे साथियों कैपेसिटर की बात आती है, कैपेसिटर के बारे में जान लेते हैं। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, ये वोल्टेज वेवफॉर्म है हमारी, ये क्या चलेगा अगेन यहाँ से 90 डिग्री इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से क्रॉस करते हुए।
ठीक है। तो ये वी की वैल्यू है और ये हमारी क्या है, आई की वैल्यू है, ठीक है। आई वेव फॉर्म है। इसका मतलब करंट क्या है, करंट 90 डिग्री लीड कर रही है इस वाले केस में, और पिछले वाले इंडक्टर के केस में क्या थी, लैग कर रही थी, क्योंकि हम नीचे से लेके जा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे तीनों की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शुद्ध रूप से प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है या शक्ति गुणांक क्या होता है। शुद्ध प्रतिरोधी, प्यारे साथियों, प्योर रजिस्टिव की बात कर रहा वो, प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है कि प्योर रजिस्टिव सर्किट्स में क्या होता है, हमारा जो शक्ति गुणांक का पावर फैक्टर कितना होता है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्यारे साथियों, क्या होता है। ये होता है, ठीक है, ये प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है हमारा। ये वी आई और आई, प्योर रजिस्टिव सर्किट का मतलब प्यारे साथियों ये है एल और सी नॉट अवेलेबल। इसके अंदर हमारे एल और सी नहीं होंगे, तो इसलिए हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है प्यारे साथियों, प्योर रजिस्टिव केस है, ठीक है। उसके अंदर हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर की कोई भी एलिमेंट नहीं लगा होता, ओनली क्या होता है, रजिस्टर लगा होता है, रजिस्टेंस लगा। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर जो कॉइल्स है हमारी, जो एलिमेंट्स लगा, वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट्स का काम करता है, ठीक। अब इसके अंदर अब हमें पावर फैक्टर बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, कोस फाई अपॉन आर अपॉन जेड, ये होता है। अब उन्होंने कही है कि प्योर रजिस्टिव सर्किट्स के अंदर अब हमें पता है जेड बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, जेड बराबर होता है हमारा, देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स क्या है हमारा, एक्स होता है प्यारे साथियों, एक्स बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब उन्होंने कही है प्योर रजिस्टिव सर्किट, तो प्यारे साथियों ये वाली टर्म तो इसमें नहीं होगी, एल और सी नहीं है, तो ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। और जब एक्स की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और आर स्क्वायर जब बचेगा तो जेड बराबर क्या आ जाएगा हमारा, आर आ जाएगा, ठीक है। और आर, जेड बराबर आर आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, जेड की जगह आर रख देंगे, ठीक है। देखो कैसे, कोस फाई बराबर आर अपॉन जेड, तो अभी प्यारे साथियों जेड बराबर क्या आया था निकाल कर, जेड बराबर आर आया था, तो यहाँ पर हम आर अपॉन और जेड की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, आर, तो यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा कोस फाई बराबर 1। तो पावर फैक्टर की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी हमारी, कोस फाई बराबर 1। तो कहने का मीन्स ये है कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर का मान या वैल्यूज़ जो आती है वो 1 आती है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एकल का मतलब होता है 1, ये इसका करेक्ट आंसर है प्यारे साथियों। आई होप समझ में आया होगा, मैंने पूरा कंसेप्टली बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इनको मिलान करना, 3 फेज प्रणाली पर विचार करें और निम्नलिखित का मिलान करें। तो पहला दिया एक्टिव पावर, दूसरा दिया रिएक्टिव पावर और तीसरा दिया हमारे एपरेंट पावर, ठीक है। तो मिलान करना, तो प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा ये जो वैल्यूज़ होती है P बराबर √3 VL और IL, ये होती है हमारी एपरेंट पावर, ठीक है। कौन सी पावर, एपरेंट पावर। और ये जो
ये अपरेंट पावर होती है, और ये जो वैल्यू होती है हमारी ये वाली √3 VL/IL साइन फाई, ये होती है प्यारे साथियों रिएक्टिव पावर। ठीक है, और ये जो पावर है हमारी √3 VL/IL कोस फाई, ये होती है प्यारे साथियों कौन सी पावर होती है? एक्टिव पावर, जिसे हम सक्रिय शक्ति बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव पावर का मतलब जैसे हमारा अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर हमें एक्टिव पावर देता है, और रिएक्टिव पावर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो अल्टरनेटर के द्वारा जो पावर दी गई है वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्टिव पावर कहलाती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका मिलान करेंगे देखो, तो ए का मतलब होता है एक्टिव पावर का मतलब एफ से, तो ए किसका हो जाएगा? एफ से। इसी प्रकार हमारा ये देखिए प्रतिघाती का रिएक्टिव पावर का बिल्कुल करेक्ट है, बी किससे हो जाएगा? हमारा ई से हो जाएगा। सही है, और आभासी शक्ति किससे? अभी बताया मैंने अपरेंट पावर बराबर होता है हमारा सी किससे मिलेगा? हमारा डी से। तो ए एफ से और बी ई से और हमारा सी डी से। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए एक परिपथ का वोल्टेज फेजर 10 ∠15 डिग्री, इतना धारा इतनी है करंट, तो परिपथ में सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति। तो प्यारे साथियों इसमें क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि P बराबर √3 VL और IL और साइन फाई, एक तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। दूसरी पूछ रहे हैं P बराबर √3 VL/IL कोस फाई। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्टिव पावर हो गई और ये हमारी एक्टिव पावर हो गई। ठीक है, तो प्यारे साथियों हमें पता होना चाहिए, देखो थोड़ा इस पर शॉर्टेज रहता वो कराने का, तो मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन ही ले लिया एक साथ, यहीं समझा दूँ मैं आपको। दिया गया है V बराबर, हमें देखो इसके अंदर दिया डायग्राम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर ये दिया V की वैल्यू हमें ये दी है और I की वैल्यू हमें ये दी है। तो यहाँ पर देखेंगे V बराबर 10 एंगल कितना दिया? 15, और यहाँ पर 2 एंगल -45। वोल्टेज और धारा के बीच फेज अंतर बराबर होता है, कैसे? देखो फाई निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी प्यारे साथियों? ये वाली। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू तो 15, और जब फेज एंगल निकालते हैं तो पहले से ही घटाते हैं वैल्यूज को। क्या करते हैं हम? पहले से ही जब भी किसी का डिफरेंस निकालते तो पहले से ही हमारा माइनस तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर प्यारे साथियों -45 पहले से ही है, तो यहाँ पर प्यारे साथियों 15 -45 आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, फिर क्या आ जाएगा? हमारा 60 डिग्री। और जहाँ हमारी फाई की वैल्यू आ गई, समझो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्यों? वी की वैल्यू हमें दी है कितनी? 10, और हमें आई की वैल्यू कितनी दी है? 2। ठीक है, और ये क्या रख दिया यहाँ पर इन्होंने? VI कोस फाई का मतलब होता है 60, तो कोस 60 की वैल्यूज़ कितनी होती है? 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, और ये मल्टीप्लाई करके हमारा 10 वाट आ गया। इसी प्रकार Q बराबर रिएक्टिव पावर बराबर होती है VI साइन फाई बराबर, तो V की वैल्यू 10 है और 2 किसकी वैल्यू हमारे पास? I की, और यहाँ पर साइन, यहाँ पर फाई की वैल्यू साइन 60 का मान होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथियों? √3/2, और √3/2 का मतलब होता है 0.866। ठीक है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके ये इसकी वैल्यूज़ निकल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वाट और 17.3, तो इसका पहला करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, इसमें देखेंगे E1 दो वोल्टेज दिए हैं हमें, है ना? एक ये दिया है
और एक ये दिया है। ठीक है, और दो डिग्री में दो राशियों के बीच कालांतर निकालना, फेज डिफरेंस प्यारे साथियों। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, अभी बताया था, प्लस वाली वैल्यूज़ देखो कौन सी है, ये है π/4। और फेज डिफरेंस का मतलब प्यारे साथियों, कालांतर का मतलब माइनस पहले से होता है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, माइनस के π/6 ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6 4 सॉरी, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर प्लस π/6 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आया था हमारा, फाई बराबर π/4 प्लस π/6। यहाँ पर एलसीएम कितना लेंगे, देखो चाहे तो 12 ले लो, 12 ले सकते हो, 4 तिया 12 और 3 पाई हो जाएगा। ठीक, 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि छः से इसे काटेंगे 12 को, 6 दूनी 12, 2 पाई वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 3 पाई प्लस 5 पाई बाई 12 ये हो जाएगा। यहाँ पर 5 बाई पाई की वैल्यू 180 रखेंगे यहाँ, और 12। ठीक है, 12 एकन 12 और 12 पंजे 60, और 15 की और 5 की क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन, 15 पंजे 75। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, फाई की वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों 75 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो क्या आ जाएगा हमारा 75 डिग्री फेज़ अंतर हो जाएगा, या फेज़ डिफरेंस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ये। देखो ये रट्टा मारने के क्वेश्चन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो चलती है वो कंसेप्ट पे चलती है। इंजीनियरिंग कोई सी भी हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, एनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, केमिकल, वो कंसेप्ट पे ही चलती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो आ गया वही क्वेश्चन, यदि एसी साइन वेव का, अब प्यारे साथियों साइन वेव ये होती है, मैंने आपको बताई है ये साइन वेव है। ठीक है, ये हमारी साइन वेव है। तो ये कह रहे हैं यदि एसी साइन वोल्टेज का आरएमएस मान 0.707 वोल्ट हो, तो देखो वोल्ट की बात कर रहा हो, तो शिखर मान वीएम की वैल्यूज़ पूछ रहा हो। ठीक है, तो देखो इन्होंने वैल्यूज़ किसकी दी है, VRMS, इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दे दी 0.707। ठीक है, और हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, वो VM की, ये हमें निकालनी है। ठीक, तो प्यारे साथियों एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, VRMS बराबर VM अपॉन √2, ये पढ़ा होगा। या फिर दूसरा क्या पढ़ा होगा, VRMS, क्योंकि यहाँ पर हम √2 की वैल्यू रख कर और डिवाइड कर देते हैं, तो वैल्यूज आती है हमारी 0.707, और यहाँ पर VM, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, VRMS बराबर क्या हो जाता है 0.707 और VM ये। तो प्यारे साथियों हमें RMS की वैल्यू दी है कितनी, यहाँ इसकी वैल्यू दी है, तो 0.707 बराबर, और यहाँ पर 0.707, और यहाँ पर क्या VM। ठीक, और इससे ये वैल्यू कट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, VM बराबर 1 वोल्ट आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, VM बराबर 1 वोल्ट। प्यारे साथियों इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पूर्ण धारिता वाले परिपथ में तात्कालिक शक्ति की आवृत्ति क्या होगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पूर्ण धारिता का मतलब है जिस प्रकार प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे थे वो, जिस प्रकार प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे थे, तो इस क्वेश्चन के अंदर वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, सिर्फ इसके अंदर एक कैपेसिटेंस लगा होगा और एल और आर इसके अंदर नहीं होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स लग जाएगा। ये ठीक है, ये वी, यहाँ से आई करंट मिलेगी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, तो ये प्योर, ये एक पूर्ण धारिता का मतलब कैपेसिटेंस ओनली वाले परिपथ का तात्कालिक, तो ये सर्किट है हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स का। ठीक है, इसको प्लस ले लेंगे और इसको माइनस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक पूर्ण धारिता वाले परिपथ में तात्कालिक शक्ति की आवृत्ति क्या होगी। तो लागू वोल्टेज से की आवृत्ति का दोगुना। देखो वो पावर की पूछ रहे हैं, यहाँ देखो ये हमने डायग्राम दिया पहले से। प्यारे साथियों, ये जो वेव फॉर्म दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है, हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म है। और ये वाली जो वेव फॉर्म है हमारी, ये प्यारे साथियों करंट की वेव फॉर्म है। और हमने बताया था कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स के अंदर करंट, देखो ये आ रही है, ये इस तरीके से हमारी करंट की वैल्यूज़ आ रही है। और करंट जो है हमारी 90 डिग्री अगेंस्ट चल रही है। क्यों, देखो ये जीरो से स्टार्ट हुई थी प्यारे साथियों, यहाँ से ये वोल्टेज गया था ये इस तरीके से, तो ये जीरो से स्टार्ट होने के बाद गया। लेकिन करंट यहाँ देखो, ये जीरो है, जीरो से नहीं चली, यहाँ कहीं चली है, यहाँ से। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये वाली जो सीधा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री है नहीं है। जब ये 90 डिग्री है तो यहाँ से करंट की वैल्यू चली है, इसका मतलब करंट क्या है, आगे चली है। वोल्टेज ने जब स्टार्ट किया था जीरो से चलना, उस समय क्या है, करंट यहाँ से 90 डिग्री आगे से चलना स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि इसमें लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक, और पूछ क्या रहे हैं, वो पावर पूछ रहे हैं। तो अब देखो हमने आपको बता दी ये करंट है आई, और ये क्या है हमारी वोल्टेज। ठीक, अब प्यारे साथियों, कोई ना कोई पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर मिलता है, करंट का मान 0 मिलता है, इसी प्रकार यहाँ पर मिलता है, और इसी प्रकार यहाँ पर, और इसी प्रकार यहाँ पर। ठीक, अब हमें ये पता होना चाहिए यदि यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी है हमारी f, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, f है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक की f है, और लेकिन ये तो वोल्टेज की थी या करंट की थी, है ना, जो हमारी वोल्टेज वेवफॉर्म चल रही थी, यहाँ तक लेते हैं। ठीक है, वो चल रही थी। ठीक, तो उसकी थी हमारी f, लेकिन इन्होंने पूछी है पावर फ्रीक्वेंसी। तो पावर प्यारे साथियों देखो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब एक वोल्टेज, क्यों, P बराबर प्यारे साथियों VI होता है, और V इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर V इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब पावर, ठीक है, पावर का मैग्नीट्यूड क्या बढ़ रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी यहाँ है, अब देखो फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्वेंसी है, लेकिन यदि पावर की फ्रिक्वेंसी पूछते हैं तो टाइम तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हमारा आधा हो जाएगा। क्यों, टाइम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और पावर की जो फ्रिक्वेंसी है हमारी वो 2f हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है, वोल्टेज और करंट का। जब वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ा है यहाँ पर, देखो
इस तरीके से, तो हमारे जो फ्रिक्वेंसी का मान है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी, आधी हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, पावर फ्रिक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2f हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। लागू वोल्टेज की आवृत्ति का दोगुना हो जाएगी। जो हमारी आवृत्ति पहले थी f, अब पावर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, 2f हो जाएगी। ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार संयोजन में यदि लाइन वोल्टेज 1732 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, तो प्यारे साथियों स्टार संयोजन का नाम सुना होगा। स्टार संयोजन में प्यारे साथियों VL बराबर होता है हमारा √3 VPH, होता नहीं होता है, और IL बराबर होती है हमारी IPH। अगर कहीं पर स्टार कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज √3 VPH फेज वोल्टेज की √3 गुना होगी। लेकिन लाइन करंट और हमारी फेज करंट आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि लाइन वोल्टेज उन्होंने दी है तो VL की वैल्यू उन्होंने क्या है, 1732 दी है। तो फेज वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू उन्होंने दी है तो VL बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, √3 और VPH। ये VL की वैल्यू ये दी है तो यहाँ पर 1732 रख दीजिए, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 मल्टीप्लाई बाई VPH। VPH की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये देखो इसके बटे में जाएगा, तो यहाँ से यदि मैं इसको क्या कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और VPH बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा, 1000। ये इसका प्यारे साथियों करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1000। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने